ये हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सियल पोजीशन के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉड साइड पोजीशन, जिसे इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, को एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं, और हिंदी में इसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ये निरक्षीय स्थिति हम लोग जो निकालेंगे वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपोजिट चार्ज से मिलकर बनता है और जो कुछ एक मिनिमम डिस्टेंस पर रखा होता है। जैसे ये है, एक अपोजिट चार्ज से मिलकर बना हुआ है और एक मिनिमम डिस्टेंस, जिसकी डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं? 2L मानते हैं। अब हमें क्या निकालना है? को एक्सियल पोजीशन या ब्रॉड साइड पोजीशन या दूर हो यानी परपेंडिकुलर हो। तो इसकी अक्ष से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लेते हैं, जिस पर हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल। अब आप सभी जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, वो बाहर की ओर जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कहाँ जाएंगी? बाहर की ओर। तो यहाँ पर निकालना है हम लोग, इसकी डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण हम लोग इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मानेंगे? E1 मानेंगे। हम ये जानते हैं कि माइनस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आती है? अंदर की ओर आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आई तो इसके डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? ऐसा बन जाएगा। तो इसे मानेंगे माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मानेंगे। माइनस क्यू चार्ज का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? E2। तो हम लोग लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, यानी आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है, 1/4πε0 Q/r²। Q मतलब जिस चार्ज पर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और R मतलब बीच की डिस्टेंस। हम लोग किस चार्ज के कारण निकालना है? प्लस क्यू के कारण। और यहाँ पर हमारी जो डिस्टेंस है प्लस क्यू के कारण पॉइंट P पर निकालना है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? AP। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? AP का स्क्वायर। और उसके प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हमारी E1। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। उसी तरीके से हम लोग माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, यानी आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोगों ने क्या माना है? E2। तो हम लोग लिख देंगे E2, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/4πε0 Q/BP²। BP क्यों? माइनस क्यू पे कौन सा पॉइंट है? B, और P पर कौन सा? P। तो हमारा बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? BP²। इसे हम लोग क्या मान लेंगे? इक्वेशन सेट। अब इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण हमें पॉइंट P पर क्या निकालनी है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो अब ये पॉइंट P जो है वो हमारे स्पेस में, खाली जगह पर। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसे हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, और एक क्षैतिज में। तो E1 के कारण ऊपर की ओर जा रही है, तो इसे ऊपर की ओर E1 साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर हो गई, और एक हॉरिजॉन्टल में से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? E1 cos
कॉस थीटा। इसी तरीके माइनस क्यू के कारण भी हमें इंटेंसिटी निकालनी है, तो परपेंडिकुलर, इसका ये नीचे की ओर आ रही है, इसलिए इसका परपेंडिकुलर वाला E2 साइन थीटा नीचे की ओर हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल वाला ये E2 इसी डायरेक्शन में, तो इसका भी क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे एंगल कितने बन रहे हैं, थीटा, और यहाँ भी हमारा एंगल कितना बन रहा है, थीटा, तो यहाँ भी हमारे कितना हो जाएगा, थीटा और थीटा, इन सभी को आपस में इस तरीके से मिला दो, तो हमारा अब देखिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एक दूसरे की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बट E1 cos थीटा इस तरफ है, E2 cos थीटा की डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो हमारी रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है वो हमारी क्या निकलेगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, E इक्वल टू E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। क्यों आई, मैंने आप लोगों को बताया था कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, इजीली कैंसिल कर देंगे। बट E1 cos थीटा और E2 साइन थीटा का दोनों का डायरेक्शन इस तरफ है, जिसके कारण ये हमारी रिजल्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी दोनों बराबर है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, इफेक्ट भी एक दूसरे के इक्वल होगा। सो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो हम लोग E1 की जगह E1 cos थीटा, E2 की जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1 cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए E इक्वल टू E1 cos थीटा, एक E1 cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, 2 E1 cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, E इक्वल टू 2 E1 cos थीटा। अब देखिए हमारे पास E1 की वैल्यू क्या है, हम लोगों ने जो निकाली थी, उस वैल्यू को रखेंगे 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर cos थीटा। ये हमारा cos थीटा वैसा का वैसा। अब इस इक्वेशन में हमारे पास AP स्क्वायर की वैल्यू नहीं है और cos थीटा की वैल्यू नहीं। हमें E1 हमारे किस तरफ है, इस तरफ है, तो इस पॉइंट को भी हम लोग क्या मानते हैं, O। अब इस वाले पॉइंट E1 हमारी इस तरफ, तो इस वाले ये ट्राइंगल ले लेंगे इसको निकालने के लिए, इन ट्राइंगल OAP, इन ट्राइंगल OAP यानी त्रिभुज OAP में, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर थ्योरम के लिए हमारी कौन सी लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनिस स्क्वायर, तो हाइपोटेनिस हमारा कितना हो जाएगा, AP का स्क्वायर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, OP का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस, बेस हमारा कितना हो जाएगा, OA का होल स्क्वायर हो जाएगा। AP का स्क्वायर, OP, OP की डिस्टेंस कितनी है हमारी, R स्क्वायर, OA, अब यहां पर OA नहीं है, अब हम ये जानते हैं कि AB की डिस्टेंस कितनी है, 2 है, और ये O जो है इसका मिड पॉइंट है, तो इसकी डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, L और L कर सकते हैं। तो इस तरह के हमारे पास OA की डिस्टेंस कितनी आ गई, L स्क्वायर, तो हमारे पास AP स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos थीटा की, तो इस स्क्वायर को हम लोग उस तरफ ट्रांसफर कर दें, तो AP की स्क्वायर उस तरफ जाएगा, तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब इसी ट्राइंगल में हम लोग cos थीटा निकाले, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ये रहा और हाइपोटेनियस ये रहा, यानी आधार बटे कर्ण, तो बेस और हाइपोटेनियस कितना है, AP। OA की वैल्यू हमारे पास कितनी है, L है, और AP की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं अंडर रूट के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
इस तरीके हमने देखिए एपी स्क्वायर की वैल्यू भी आसानी से निकाल ली और कॉस थीटा की वैल्यू भी हम लोगों ने आसानी से निकाली। एपी स्क्वायर के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम निकाला और कॉस थीटा के लिए हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का यूज करते हुए हमने इसकी वैल्यू आसानी से निकाली। अब हम लोग एपी स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हम लोग इसको इक्वेशन को मान लें थर्ड, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हिंदी मीडियम में समीकरण 3 से, तो ई की जगह इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह क्यू, और इस एपी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, एल अपॉन अंडर रूट के आर स्क्वायर प्लस एल। इस तरीके से हम लोग ये वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आगे यहाँ पर। तो ई की जगह ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 2 को इस एल के पास ले जाएंगे तो Q इंटू 2L। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस अंडर रूट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और अंडर रूट को 1/2। इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है 1/2। हम लोग ये जानते हैं जब बेस एक जैसे होते हैं तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी जुड़ जाती है। ई की जगह ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L, हम लोग सभी बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है, क्यू इंटू 2L क्या होता है P, और ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, यानी 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2, और हम लोग यहाँ लिख देंगे P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। P इक्वल टू क्या आ जाएगा Q इंटू 2L। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए फॉर्मूला आ गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को किस में मेजरमेंट करते हैं, न्यूटन पर कूलम में, तो हम लोग न्यूटन पर कूलम लिख देंगे। इफ अगर हमारा ये डाइपोल जो है बहुत छोटा हो तो ये डिस्टेंस भी हमारी और बढ़ जाएगी, तो इफ आर डबल ग्रेटर देन एल, मतलब क्या लिख देंगे, यदि द्विध्रुव छोटा हो तो इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज स्मॉल, तब हम लोग ये कंडीशन लगाएंगे। अब आर की वैल्यू हमारी एल से बहुत ज्यादा है, सो एल की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, एल की जगह हमने 0 रख दिया क्योंकि उसकी वैल्यू को हमने नेग्लेक्ट कर। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/, 0 का स्क्वायर 0 और 0 को ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी, पावर पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या निकलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू, न्यूटन पर कूलम। ये हमारी एक्सियल पोजीशन के लिए अगर हमारा डाइपोल छोटा होता है तो हमारा ये फॉर्मूला है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूटन पर कूलम में मेजरमेंट करते हैं, तो सो हम लोग क्या कर देंगे, न्यूटन पर कूलम को लिख देंगे। इस तरीके से आप लोग आसानी से ब्रॉड साइड पोजीशन यानी को एक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन या निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है